अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है प्रोटीन्स के जनरल कैरेक्टर्स को और उनके फंक्शंस को डिस्कस करना है। प्रोटीन्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको पता है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे मोनोमर से बने हुए होते हैं, जो मोनोमर से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को भी आगे जाकर हमने डिस्कस करना है। अब ये जो प्रोटीन की टर्म है ये कहाँ से डिराइव हुई? बेसिकली प्रोटीन्स की जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है एक प्रोटोस, इससे डिराइव हुई है। प्रोटोस का मतलब होता है मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट सुप्रीम। अब सेल्स के अंदर अगर हम देखें ना, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो है प्रोटीन्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में देखें, लिपिड्स के मुकाबले में देखें, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो ये प्रोटीन्स इसी प्रोटोस टर्म से निकला है, मतलब मोस्ट अबंडेंट। और सबसे पहले हम इसके कुछ करैक्टर्स देखते हैं, फिर हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं अमाइनो एसिड्स से ये प्रोटीन्स बनी हुई होती हैं। सबसे पहला करैक्टर, मैन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल का जो मैन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन्स होती हैं। आप देखेंगे सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती हैं वहाँ पे ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रही होती हैं ये प्रोटीन्स। तो सेल्स का जो मैन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ना, वो प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये हमने आगे देखना है अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो किस तरह से प्रोटीन्स बनाते हैं, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और आपको पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मौजूद होता ही होता है। प्रोटीन्स के अंदर आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस प्रोटीन के अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर फास्फोरस भी मौजूद होता है और सल्फर भी मौजूद होता है। और बहुत कम ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर हमें आयरन भी मिलता है, जिनके अंदर हमें आयोडीन भी मिलता है और मैग्नीशियम भी मिलता है। आयरन आपने सुना होगा कौन सी प्रोटीन के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में आपने सुना होगा। उस हीमोग्लोबिन के अंदर ये आयरन मौजूद होता है। इसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट अबंडेंट मैक्रो मॉलिक्यूल इन सेल। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटीन्स होती हैं। अभी अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस ये प्रोटीन्स परफॉर्म कर रही होती हैं सेल्स के अंदर। एक फंक्शन में यहाँ पे पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद बाकी बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का काम हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन्स कहाँ पे कर रही होती हैं? जैसे कि आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है हमारे लंग्स से हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी तरफ ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है। इसी तरह से हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं, वो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं और वेस्ट मटेरियल को भी सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आपको पता है एंजाइम्स को हम कहते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती हैं। और आपको पता है हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एंजाइम्स की मौजूदगी में ही होते हैं। तो ये कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होती हैं। इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। वो प्रोटीन्स क्या कर रही होती हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल के अंदर मूव करवाती हैं और इसी के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखती हैं। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन का भी काम करती हैं, उनके दरमियान राब्ते का भी काम करती हैं, सिग्नलिंग का भी काम करती हैं। इसी के साथ कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि मोबिलिटी में उनका रोल होता है। मोबिलिटी आपको पता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फ्लैजेला मौजूद होता है। जैसे मैं स्पर्म सेल की एग्जांपल ले लेता हूं, तो उसके साथ फ्लैजेला मौजूद होता है ना। अब आपको पता है ये जो फ्लैजेला होता है ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और वही प्रोटीन्स इस स्पर्म सेल को मोबिलिटी में हेल्प करती हैं। उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से फ्लैजेला मूव करता है जिसकी वजह से ये स्पर्म सेल मूव करता है। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें अपने मसल्स की,
हमारे मसल्स के अंदर भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब वो जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं उन्हीं की वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं। तो प्रोटीन्स मोबिलिटी में भी हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ प्रोटीन्स इम्यूनिटी में भी इनका रोल होता है, इम्यून सिस्टम को बनाने में। अब आपने सुना होगा एंटीजेंस के बारे में। एंटीजेंस बेसिकली क्या होती हैं? प्रोटीन्स। इसी के अलावा आपने एंटीबॉडीज़ के बारे में सुना होगा, जो कि इन एंटीजेंस के खिलाफ एक्ट करती हैं, एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन का काम करती हैं, सिग्नल का काम करती हैं। जैसे अभी एक सेल ने किसी दूसरे सेल को सिग्नल देना है तो वो स्पेसिफिक केमिकल्स की फॉर्म में स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ करेगा और वो केमिकल दूसरे सेल को जाकर सिग्नल देता है। तो बेसिकली ये जो सिग्नल जनरेट होते हैं, सिग्नल रिलीज़ होते हैं, उनमें से कुछ जो सिग्नल होते हैं, कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। तो ये कम्युनिकेशन का भी किरदार अदा करती हैं। और आपको पता है कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। जैसे इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा। और ये हार्मोन्स आपको पता है हमारे कुछ ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और जाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनसे डिफरेंट फंक्शंस करवाते हैं। यानी हार्मोन्स का काम भी कम्युनिकेशन का ही होता है, राब्ते का ही होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपने हार्मोन्स के बारे में सुना होगा। तो ये कुछ फंक्शंस हमने प्रोटीन्स के देखे। अभी हम अमाइनो एसिड को आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये किस तरह से प्रोटीन्स को बनाते हैं। अभी तक जो नॉन अमाइनो एसिड्स हैं वो है ऑलमोस्ट 170 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पढ़े जा चुके हैं, जिनमें से 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, जो प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनती हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 20,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और वो जो मोर देन 20,000 प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से ही बनती हैं। और अगर हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, पहले तो हम देखते हैं इसे अमाइनो एसिड कहते क्यों हैं। अमाइनो की जो टर्म है ये निकली है अमाइनो ग्रुप से, और ये जो एसिड की टर्म है ये निकली है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें ना तो उसके अंदर हमें अमाइनो ग्रुप भी नज़र आता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नज़र आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से निकली है ये एसिड वाली टर्म। तो आप देखें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमें नज़र आती है सेंटर में एक कार्बन जिसे अल्फा कार्बन बोला जाता है। इस अल्फा कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच होते हैं। उनमें से एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप, तीसरा ग्रुप होता है H और चौथा ग्रुप होता है R, जिसे वेरिएबल ग्रुप भी बोला जाता है। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के अंदर ये R ग्रुप डिफरेंट होता है और इसी R ग्रुप की वजह से जो अमाइनो एसिड का जो फंक्शन होता है वो डिटरमाइन होता है। इसी R ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड का जो बेसिक फंक्शन है वो डिटरमाइन होता है। और इसी से पता चलता है कि ये अमाइनो एसिड एसिडिक है, ये अमाइनो एसिड बेसिक है, ये अमाइनो एसिड पोलर है, ये नॉन पोलर है, या फिर ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। ये सारा आर ग्रुप ही डिटरमाइन करता है। अभी हम देखेंगे सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड को, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा है। एक दो अमाइनो एसिड की हम एग्जांपल भी देखेंगे कि उनके अंदर ये आर ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप कौन सा होता है। प्लस यहाँ पर एक दो बातें और मैं ऐड कर देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे ये जो NH2 होता है ना, इसे NH2 को NH3 पॉजिटिव और इसको COO नेगेटिव की फॉर्म में लिखा होता है। वो इस वजह से क्योंकि सेल्स के अंदर जो pH होती है ना 7.2 टू 7.4, इस pH पे ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम तो इनको समझने के लिए इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना NH2SA और COO नेगेटिव। और सेल्स के अंदर ये वैसे इसी फॉर्म में ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में और ये डीप्रोटोनेटेड, मतलब इससे प्रोटॉन रिमूव हुआ होता है, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट अभी ये जो लाइन मैंने मेंशन की है इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट मैं मिस कर गया था। पहले प्रोटीन्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अगर आपको प्रोटीन्स की डेफिनेशन के बारे में आता है तो आपने लिखना है प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। मोस्ट अबंडेंट
मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। आप इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब ये है कि हर एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और उन अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। यानी हर एक प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और उन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ना इंसुलिन प्रोटीन, तो इस इंसुलिन प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे और उनका स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। अब मेरे अंदर उस इंसुलिन प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, आपके अंदर भी उसी तरह से वही सीक्वेंस होगा, उसी तरह से अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए होंगे आपस में और ये इंसुलिन प्रोटीन बनी हुई होगी। अगर इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा, किसी भी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो प्रोटीन अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब हमारे सेल्स के अंदर ये प्रोटीन्स बन रही होती हैं, तो हमारे सेल्स को कैसे पता चलता है कि हमने इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड को इस तरह से जोड़ना है तो ये प्रोटीन बनेगी। बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है डीएनए के अंदर। डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, इस डीएनए को भी हमने आगे जाकर डिस्कस करना है। इसी डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए आपको पता है ये आरएनए की एक टाइप है। इसके अंदर प्रोटीन्स का मैसेज स्टोर होता है। हर एक जो प्रोटीन होती है ना, स्पेसिफिक जो प्रोटीन, जैसे मैं कहता हूँ इंसुलिन, इसके लिए इलादा मैसेंजर आरएनए बनेगा। हीमोग्लोबिन अगर प्रोटीन बननी है उसके लिए इलादा मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के मैसेंजर आरएनए होते हैं उनके अंदर मैसेज स्टोर होता है प्रोटीन बनाने का। और जिस प्रोसेस से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है उसके जरिए डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अच्छा, अब ये मैसेंजर आरएनए जो होता है इसके मैसेज को राइबोसोम्स रीड करते हैं। राइबोसोम्स आपको पता है ये ऑर्गेनेलिस होती हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करके क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर ऐसा क्या होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं कोड्स। उनमें से फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, थर्ड कोड, फोर्थ कोड, हर एक जो कोड होता है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। राइबोसोम पहले कोड को रीड करेगा और अमाइनो एसिड को लाकर जोड़ देगा। फिर राइबोसोम दूसरे कोड को रीड करेगा और अमाइनो एसिड को लाकर जोड़ देगा। और ये जो दूसरा अमाइनो एसिड होगा ये पहले वाले अमाइनो एसिड के साथ लिंक होता है, जुड़ता है। और जिस बॉन्ड के जरिए लिंक होता है उस बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोला जाता है डाईपेप्टाइड। फिर राइबोसोम तीसरे कोड को रीड करता है और थर्ड अमाइनो एसिड को लाकर जोड़ देता है। अब ये थर्ड जो अमाइनो एसिड होता है ये सेकंड वाले अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से फोर्थ कोड को जब राइबोसोम रीड करता है तो फोर्थ अमाइनो एसिड लाकर थर्ड अमाइनो एसिड के साथ जोड़ देता है। और ये जो पूरी चेन बन जाती है, अमाइनो एसिड की जो चेन बन जाती है, इस चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो अमाइनो एसिड को डाईपेप्टाइड बोला जाता है, दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड को, तीन को पॉलीपेप्टाइड, उससे ज़्यादा को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 51 अमाइनो एसिड की एक चेन है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 51, कुछ के अंदर 100 जो अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड मौजूद होती है। ये पॉलीपेप्टाइड्स वेरिएबल होती हैं। कुछ जैसे आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, इसी तरह से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना ये अरेंज होती हैं और प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जिनके अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है। यहाँ पर तो समझाने के लिए मैंने 4 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है ना। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये बहुत सारे अमाइनो एसिड की होती है। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जिनके अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड होती है, कुछ के अंदर 2 होती हैं, कुछ के अंदर 4 होती हैं। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। अब ये देखिए, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड की 2 साइड्स होती हैं। अमाइनो ग्रुप वाली साइड को एन टर्मिनल बोला जाता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड होती है उसे सी टर्मिनल बोला जाता है।
तो होता क्या है कि ये अगर फर्स्ट अमाइनो एसिड है तो फर्स्ट अमाइनो एसिड के साथ जब सेकंड अमाइनो एसिड आकर अटैच होता है ना, तो फिर क्या होता है, सेकंड अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिएक्ट करता है फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। जैसे यहाँ पर ये जो N है ये रिएक्ट करता है इस C के साथ, और ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है इससे OH और सेकंड अमाइनो एसिड से H रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और सेकंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H रिमूव होता है और वाटर रिलीज होता है, और इस वाटर के रिलीज होने से इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोला जाता है या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है। इस बॉन्ड के बनने के दौरान एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव होता है और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H रिमूव होता है, और फिर क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड होता है ना, इस अमाइनो एसिड का C लिंक हो जाता है दूसरे अमाइनो एसिड की N के साथ। ये मैं आपको यहाँ पर बना के भी बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर एक बात यह आपने ध्यान में रख लिया कि ये दो अमाइनो एसिड जुड़ के तो क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया इन दो अमाइनो एसिड के दरमियान। अब यहाँ पर देखें, ये जो अमाइनो एसिड है ना, फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड, इस फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड की ये वाली जो साइड है ना, इस साइड पर मौजूद है अमाइनो ग्रुप, और ये जो सेकंड वाला अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड है सॉरी, इसकी राइट वाली साइड पे कौन सा ग्रुप मौजूद होगा, उसी तरह से COOH। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जो राइबोसोम होता है ना, वो राइबोसोम ये जो मैसेज होता है ना, मैसेंजर RNA का मैसेज, उसको रीड करता है N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ। राइबोसोम जो मैसेज को रीड करता है ना, वो N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ रीड करता है। यानी जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड अटैच होगा वो कौन से वाले टर्मिनल पे होगा, C वाले टर्मिनल पे। यानी उस अमाइनो एसिड का उसी तरह से जो अमाइनो ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा सेकंड वाले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और उसी तरह से वाटर रिमूव होगा और दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से उस अमाइनो एसिड का थर्ड वाले अमाइनो एसिड का जो C टर्मिनल है वो दोबारा से फ्री होगा। ठीक है, तो उस C टर्मिनल के साथ फोर्थ वाला अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। यानी जो नया अमाइनो एसिड होता है वो हमेशा C टर्मिनल पे ही ऐड होता है, क्योंकि जो राइबोसोम मैसेज रीड कर रहा होता है वो N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ ही कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। ये मैंने आपको बताया था, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, इसके अंदर जो R ग्रुप होता है वो होता है H। ठीक है, और ये सेकंड है एलानाइन, यहाँ पर R ग्रुप है CH3। ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3 ये मौजूद है एलानाइन के अंदर। तो ये इन दोनों के स्ट्रक्चर भी आपने ध्यान में रखने हैं। अगर इन दोनों के दरमियान हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो फिर क्या होगा, इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव होगा और इसके अमाइनो ग्रुप से H रिमूव होगा वाटर की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में, और ये जो C है ये N के साथ अटैच हो जाता है और इसी बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और चूंकि यहाँ पे दो अमाइनो एसिड लिंक हुए ना, तो इसको बोला जाता है डाई पेप्टाइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।